हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसके संघर्ष है जारी। नमस्कार। 15 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है विज्ञान विषय की, और हम लेकर के आ चुके हैं सब्जेक्टिव का ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस क्लास में पूरी अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो। कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास आपके लिए अद्भुत होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक की परीक्षा जो 15 फरवरी की होने वाली है, उसके लिए विज्ञान विषय का इतना जबरदस्त और शानदार यहां पे आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में आपको वह सारी चीजें पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, जो सीधे आपके परीक्षा में छप जाता है। तो अगर आप इस क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकती है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कॉपी कलम लेकर के बैठिए, एक शांत जगह बैठिए, और ठंडी का महीना है, रजाई में चले जाइए और कान में ईयरफोन लगाइए और जबरदस्त और धमाल तरीके से तैयारी कर लीजिए। आइए समझते हैं कि किस तरीके से आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न विज्ञान विषय में पूछा जाएगा। आपको बता दें, सबसे पहले आपके विज्ञान विषय में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, जिसके बारे में हमने बहुत सारा वीडियो आपको पहले ही दे दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से खंडवा आएगा, और खंडवा में बोलेगा कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न, और यही आपके रिजल्ट में उछाल लाएगा, क्योंकि इसी से आपका रिजल्ट सबसे शानदार और टॉपर के श्रेणी में आप यही से जाइएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप कितना भी पढ़ ले, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, और सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं क्लास में बने रहिए। और आपको बता दें कि सबसे पहले आपको भौतिक शास्त्र से प्रश्न रहेगा, हूबहू ये मेरे द्वारा लिखा गया किताब का ये सारा का सारा क्वेश्चन है, और बिहार बोर्ड के द्वारा कहीं ना कहीं जारी किया गया यह क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछ दिया जाएगा। उसके बाद से ये बोलेगा कि लघुतरीय प्रश्न सबसे पहले पूछेगा आपसे, और बोलेगा कि निर्देश देगा एक कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक लघुतरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें किसी 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यह परीक्षा में ऐसा ही रहेगा जैसे ही आप 15 फरवरी के दिन विज्ञान का परीक्षा देने जाइएगा तो। और बोलेगा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। देखिए 8 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 4 प्रश्न जवाब देना है भौतिक शास्त्र से, और यह 2-2 नंबर का प्रश्न होगा। इस तरीके से 4 प्रश्न में 4 का सही जवाब देते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा फिजिक्स से लघुतरीय। आइए समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है, और बिजोड़ आप तैयारी करके और शानदार रिजल्ट ला सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में छप जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में जो आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, वह सीधे आपके एग्जाम में छपता है, ये आपको पता है। चलिए प्रश्न सबसे पहला है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए। और क्वेश्चन जैसे एग्जाम में छपेगा कैसे आपको लिखना होगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आइए इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि अंतिम घड़ी है और अंतिम समय है, और आपको इसी में कुछ कर दिखाना है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आपको लिखना होगा कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है वह कुछ इस प्रकार से है। पहला है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब कहां रखा जाता है? दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी जो दूरियां हैं वह दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है, दर्पण के पोल से ही, यानी कि दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है सभी दूरियां। आगे है तीसरा कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। अगला है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि अगला है कि मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। बस आपको इतना ही परीक्षा में लिख देना है और एकदम आपको धमाल मचा के चले आना है।
बिल्कुल बाबू, हम समझता नहीं कि तारा समझ में बहुत ज्यादा आ रहल बाटे और बड़ा ही मजा आ रहल बाटे। तो यही तरीका से एकदम पढ़े के बाटे और बिहार बोर्ड की परीक्षा के खोपड़ी में छेद करे के बाटे। 15 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होगा विज्ञान विषय में, इसमें एकदम आपको ताबड़तोड़ और 80 में 80 ठोक के आना है, 80 में 80 करके आना है। बिल्कुल सही करना बाबू। एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हां सर हम सभी तैयार हैं और 15 फरवरी के दिन देखिए हम लोग तबाही मचा करके आएंगे, एकदम तहलका मचा करके ही आना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला मेरे शेर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जल्दी से पहले तो लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव का वह सीरीज, सब्जेक्टिव का वह पार्ट हम लेकर के आ चुके हैं जो आपके परीक्षा में धमाल मचाएगा। और आपको पता है कि अंतिम समय के लिए ही हमें जाना जाता है, अंतिम समय में जो पढ़ाते हैं बताते हैं वो आपको परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही खास है, सीधे एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। कि बाबू अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, इसका आप लोग उपयोग बता दीजिए। आइए जानते हैं कि आखिर में अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है और आपको क्या लिखना होगा, जिससे कि पूरा का पूरा नंबर आपकी परीक्षा में आएगा। आपको लिखना होगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहले उपयोग की बात करते हैं तो अधिक फोकस दूरी तथा बड़े आकार का जो अवतल दर्पण होता है, इसका उपयोग हम लोग हजामत बनाने में काम करते हैं, यानी कि हजामती दर्पण में उपयोग होता है। अवतल दर्पण के उपयोग कहां होता है, तो हजामती दर्पण में, जिससे कि हमारे जो दाढ़ी है या आपके दाढ़ी हो, उसके बाल जो होते हुए छोटे छोटे होते वो आसानी से दिख सके और बढ़िया से सेविंग किया जा सके, बढ़िया से उसको बनाया जा सके। इसलिए यानी कहने का मतलब हुआ कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वह हजामती दर्पण में किया जाता है। अगला है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर जो है आंख, नाक, दांत, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। यानी आम भाषा में कहना चाहें तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर भी करते हैं। कौन कौन डॉक्टर करते हैं, तो जो आंख के डॉक्टर है, नाक के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर है, ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो क्या आएगा, तो आपको इस तरीके से लिख देना है ना, बिल्कुल लिख देना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं मेरे किताब का लिखा हुआ, और आपको बताया कि हम किताब भी आपके लिए लिखे हुए हैं और वो परीक्षा में धमाल मचा रहा है। आपको पता भी है क्योंकि सारा प्रश्न ही वहां से छप जाता है। और आपको पता ये भी होनी चाहिए कि हम धुरीना ऐप भी आपके लिए रामबाण क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगर उसे भी आप नहीं बाई किए हैं, नहीं एडमिशन लिए हैं, तो ले लीजिएगा धुरीना ऐप पे। रामबाण के नाम से होगा क्रैश कोर्स, ठीक है ना। धुरीना ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, बहुत बड़ा ऐप है और बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, वहां पे भी हम आपके लिए उपलब्ध हैं। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि सर अगला प्रश्न बताइए। और बखूबी बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और मेरे बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उसको आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे ही हम कुछ कहते हैं, हमारी बातों को लेकर के सारे लोग उड़ने लग जाते हैं। जैसे हमने एक बार कहा था कि हमें अंतिम दिनों के लिए जाने जाते हैं, तो काफी ऐसे टीचर को ही मिर्ची लग गया था। उसको आपको ध्यान में नहीं रखना, उसको छोड़ना है और इग्नोर करना है और आपको देखना है, क्योंकि हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में नहीं आता है, तो हम जो पढ़ाते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। आप चेक कीजिए पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन उठा करके, क्या हम पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन आता है ना, देखिएगा बिल्कुल बाबू आता है, आप धमाल मचा करके ही आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे शेर कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से समझा दीजिए, दर्शा दीजिए। क्या बताओ, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था? बिल्कुल बाबू पूछा गया था। और इसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखिएगा, आइए आपको हम बतलाते हैं और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना होगा कि प्रकाश के किरण का किसी सतह से टकरा करके उपरांत आपतित माध्यम यानी कि निर्वात में ही लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे या किसी चिकनी सतह पे पड़ती है और पड़ने के बाद से वह वापस लौट जाती है, लौटने की ही इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आइल बटे? बिल्कुल समझ में आवेगा चाहिए कि जब कोनो प्रकाश आई और आ करके कोनो चिकना सतह से टकराई, टकरा के लौट जाई, तो लौटे के घटना के का कहल जाला? प्रकाश के परावर्तन। आप धूप के दिन में, जब आप धूप निकलता है दिन में, आप क्या करते, बचपन में खेले होंगे, शीशा होता है ना, आईना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसको लेकर के धूप में जब ऐसे चमकाया जाता है ना, ये सारी चीजें हम लोग किए हैं बहुत पहले। तो देखिएगा चेहरे पर, क्या किसी के चेहरे पर उसको लगाते हैं आप लोग ना, हाँ,
तो चमकता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि प्रकाश क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। वही चीज आपको कह रहा है। अब ये कह रहा था कि इसके नियम को लिख दीजिए बाबू। इसका नियम क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, और यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में बाबू छप जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बाबू 2 नियम होता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप सारी चीजें जानते हैं, उसी चीज को हम यहां पे आइए आपको समझाते हैं और आपको कैसे लिखना होगा। जैसे कि देखिए यहां पे एक मान लीजिए ये दर्पण लगा हुआ है, सपोज मान लेते हैं ये दर्पण है और यहां से हमारी प्रकाश की किरण आ रही है जो ए है, और ये बिंदु ओ पे आकर के टकरा रही है। क्लियर? तो जब किरण यहां से आ रही है दर्पण पे टकराएगी तो भाई आप सभी जानते ही हैं कि ये टकरा करके वापस लौटेगी। तो लौटेगी तो इसे मान लेते हैं कि ये हम सभी का जो है बी जो है ये किरण है आपका, है ना, ये बी जो है ये लौट रही है। अगर इसमें हम एक लंब डालते हैं, क्लियर, लंब यहां पे, तो देख रहे हैं कि ये तीनों जो है वो एक ही तल में है। यही चीज तो आपको हम समझा रहे थे कि दर्पण ये प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण माने आने वाला किरण, माने आवे वाला किरण, और परावर्तित किरण यानी कि जाए वाला किरण, और आपतन बिंदु है, गजल आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर बाबू ये जो अभिलंब डाला गया होता है, ये अभिलंब क्या होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में जो कोण बनता है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो इसमें यह कोण बनता है मेरे शेर, इसे कहते हैं कोण आई, और यही होता है आपका आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण होता है। साथ ही साथ यहां पे जो अभिलंब होता है और जो यह परावर्तित किरण होती है, इसके बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं कोण आर, और यह आपका होता है परावर्तन कोण। क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, और इसे हम दर्शाते हैं कोण आर से। तो जो कोण आई होता है, यानी कि जितना भी मान कोण आई का होगा उतना ही मान कोण आर का होगा, यानी कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और आपको एकदम हूबहू लिख करके चले आना है। अब चित्र के माध्यम से कुछ इस प्रकार से लिखिएगा जिससे कि परीक्षा में नंबर नहीं कटे। लिखना होगा आपको, चित्र में आपतित किरण एओ है, ये देखिए ए और ओ आपतित किरण है, सतह के बिंदु ओ से टकरा करके, यह बिंदु ओ से टकरा करके ओ बी किरण के रूप में लौट गई है, यह वापस चली गई है। यही प्रकाश का परिवर्तन है, जो आपको बताए कि जब किरण आ रही है किसी दर्पण पे टकराएगी, टकरा करके वापस हो जाएगी, वापस होने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसी चीज को हमने लिखा। अब प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 नियम होते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन के जो 2 नियम होते हैं वो 2 नियम सर कौन कौन होते हैं, वैसे तो आपको हमने बता दिया है, लेकिन आपको लिखना कैसे होगा ध्यान देंगे। आपको लिखना होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वह तीनों एक ही समतल में या तल में होता है, जो कि आपको अभी हमने आपको बताया। दूसरा होता है कि आपतन कोण कोण आई एवं परावर्तन कोण कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं, वही चीज हमने आपको बताया। चित्र में किरण ए ओ, किरण ओ बी तथा अभिलंब ओ एन एक ही तल में है तथा कोण आई और कोण आर के बराबर है। ये चित्र के माध्यम से आपने देखा और समझा। इसी चीज को आपको परीक्षा में छाप देना है, आपको परीक्षा में लिख देना है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, इसका पीडीएफ के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं सर, टेंशन मत लीजिए बाबू, क्योंकि आपको एकदम बारूद बना करके भेजना है परीक्षा में। बिल्कुल, चलिए अगला देखिए, यह प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। बड़ा ही थोड़ा सा देखिए लंबा प्रश्न है, लेकिन बड़ा ही अपने आप में जबरदस्त प्रश्न है, और जब यह प्रश्न आएगा तो कैसे बनाना है आपको वो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कुछ कह रहा है कि किसी क्षैतिज संचारण तार यानी कि पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह क्या होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है, इसका उत्तर क्या होगा आइए हम जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन अगर दिमाग अगर एक जगह आपका है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के लागू करने पर हमें तार की नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होती है। कब? जब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो हम पालन करते हैं तब तार से ठीक
ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हमें प्राप्त होगी, हमें मिलेगी या होती है। बस इतना ही लिख देना है। यह क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही आपका छोटा आंसर है। क्लियर? तो ये अगर चीजें लिखते हैं तो आपके एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए आगे बात करते हैं। आगे ये देखो, ये जो प्रश्न है ये न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, और आपको बोले थे ना कि हम बाबू आपको न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न बता देंगे, समझा देंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा और आप हूबहू बना देंगे। और यह जो प्रश्न है ये आपके परीक्षा में वाकई धमाल मचाएगा, क्योंकि हमेशा यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से खास रहता है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। सीधे यही न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में उठा करके पूछ दिया जाता है अगर न्यूमेरिकल रहता है तो कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए यूं क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे कि दो विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुमतांक जो है 100 वाट से 220 वोल्ट का है, दूसरे का 60 वाट और 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। ये कौन से क्रम में है? तो पार्श्व क्रम में संयोजित है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 है तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी? तो विद्युत मेंस में जो है वह कितनी धारा ली जाएगी, ये धारा बतानी है। क्लियर? आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और यहां पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिखते हैं, क्योंकि यह गणित के तरह ही यह प्रश्न बनता है। अगर आप गणित बनाने में माहिर हैं तो इस प्रश्न को भी बनाने में आप माहिर हो जाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद से, इस क्लास को लेने के बाद से। सबसे पहले लैंप की शक्ति, क्योंकि दो लैंप है, तो पहले लैंप की जो शक्ति है वह देखिए 100 वाट है। देखिए पहले लैंप की शक्ति कितनी है? 100 वाट है, हमने लिख दिया। पहले लैंप का विभवांतर बल्ब कितना है? तो 220 वोल्ट है पहले लैंप का। ये हम क्या लिख लिए? इसका विभवांतर 220 है पहले का, और जिसका लैंप की शक्ति है वह 100 वाट है। क्लियर? तो चलिए, तो पहले लैंप में प्रवाहित होने वाली धारा निकालेंगे हम लोग। तो धारा 1 कर लेते हैं, धारा 1, क्योंकि 2 है यहां पे लैंप, तो एक को धारा 1 यानी कि एक I1 यानी कि धारा 1, एक धारा 2 करके हम बनाएंगे ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे कि P1 रखे हैं, P1 बराबर यानी कि पहले लैंप की जो शक्ति है वो 100 वाट है और दूसरे ये पहले लैंप की विभवांतर जो 220 वोल्ट है। क्लियर? अब चलिए यहां पे धारा I बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि P/V होता है। क्या होता है? P/V होता है। यानी कि हम लोग का जो यहां पे शक्ति दिया गया है, शक्ति में भाग दे देंगे किससे? हम विभवांतर से भाग दे देंगे, तो हम लोग का I यानी कि धारा का मान निकल के चला आएगा 100/220। क्लियर? अब चलिए, अब पहले लैंप की प्रतिरोध ज्ञात करेंगे हम लोग कि पहले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध R बराबर होता है हम सभी का V/I, यानी कि जो V का मान है उसमें भाग दे दीजिए I के मान से। तो I का मान कितना है? 100/220 है। हम क्या करेंगे? V का वैल्यू कितना है बाबू? तो V का वैल्यू जो हमको दिया गया विभवांतर V का वैल्यू 220 है, यानी कि 220 में हम लोग भाग देंगे 100/220 से। कितना से भाग देंगे? यहां पे V बदले है 220, तो 220 से हम लोग भाग दे देंगे किससे? 100/220 से। 100/200 यहां पे 220 होगा। क्लियर? यहां पे 200 टाइप हो चुका है, यहां पे 220 होगा। क्लियर? अब देखिए, जब ये भाग में है तो गुणा में बदलेगा, यानी कि ये 220 ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज यहां पे है कि 220 गुणे 220/100 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक 0 से एक 0 कैंसिल, इसमें से एक 0 कैंसिल, यानी कि 22 गुणे 22 हो गया। अब 22 गुणे जब 22 हो गया यानी कि 484 ओम आ गया। और यही प्रश्न आपके परीक्षा में भी कई बार पूछता है ना, 484 ओम, तो यही बनता है आपका, आ गया 484 ओम। इसी तरीके से दूसरे लैंप की हम लोग बात करेंगे कि दूसरे लैंप में जो दिया गया है उसी तरीके से हम लोग लैंप के बारे में, दूसरे लैंप की हम लोग क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले दूसरे लैंप की शक्ति कितनी थी? तो 60 वाट थी। दूसरे लैंप का विभवांतर कितना था सर? तो 220 वोल्ट था। अब दूसरे लैंप की प्रवाहित धारा निकालेंगे, तो धारा बराबर अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया कि P/V हो जाएगा, यानी कि P/V होता है, यानी कि शक्ति बट्टा विभवांतर आप कह सकते हैं, ये हो जाएगा। यहां पे P यानी कि पावर जो है 60 है, 60/220 हो गया एम्पियर। अब चलिए, तो पहले लैंप का प्रतिरोध हम निकालेंगे, क्योंकि धारा I का मान निकल गया, इसे यहां पे I2 कर लिए ताकि समझ में आए कि 2 गो लैंप है। क्लियर? अब चलिए, उन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगा जो मैथ को पढ़ने में थोड़ा सा नहीं समझते हैं, तो आप बने रहिएगा और 1-2 बार वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब पहले लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध बराबर होता है V/I।
क्लियर। अब V का वैल्यू कितना है यहाँ पे सर, तो V का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 220 ही है, क्या है जी, तो यहाँ पे देखिए 220 है, V बराबर देखिए V बराबर 220 है, 220 बट्टे यहाँ पे I का जो वैल्यू है यहाँ पे I2 होगा, I का जो वैल्यू है 60 बट्टे 220 होगा, तो 60 बट्टे 220 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जब ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो गुणा में जाएगा तो ये ऊपर चला जाता है, ये भाग आपको पता है ना, भाग भिन्न का भाग, जब ये गुणा में जाएगा तो 220 ऊपर चला जाएगा, तो 220 और इंटू 220 हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए यहां पे जब इसको जोड़ करके या फिर 1 0 से 1 0 कटा करके और यहां पे इसको आप 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। क्लियर। अब 220 में 11 से गुणा कीजिएगा तो 2420 बट्टे 3 ओम आ जाएगा। दूसरे लिंब का प्रतिरोध, पहले लिंब का प्रतिरोध भी आपने निकाल लिया 484 ओम और दूसरे लिंब का प्रतिरोध आपने निकाल लिया 2420 बट्टे 3 ओम। क्लियर। अब इसमें कहा क्या रहा था, देखिएगा प्रश्न में कह रहा था, थोड़ा सा प्रश्न ये लंबा है, प्रश्न में कह रहा था कि इसे पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो पार्श्व क्रम में परिमाणी प्रतिरोध R जो है वो क्या होगा, इसको निकालना है। तो पार्श्व क्रम में हम लोग का क्या होता है, क्या सर, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 का वैल्यू क्या है, तो 1/484 प्लस 3 आपका हो जाएगा 3/2420। क्लियर। अब चलिए यहां पे इसका एलसीएम करेंगे हम लोग तो 2420 आ जाएगा और उसके बाद से यहां पे हम लोग जोड़े, यहां पे इसको 2420 है तो ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 5 लिख दिए। 2420 एक बार में जाएगा तो 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये भिन्न का जोड़ हुआ है, भिन्न का जोड़ आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इसमें समझ में आ रहा होगा। अब ये 5 3 8 8/2420 आ गया। क्लियर हो गया। यानी कि अब R का वैल्यू अगर निकाले, देखिए 1/R बराबर हम सभी निकला है 8/2420, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 में R से गुणा करेंगे, यानी कि 8R बराबर होगा 2420, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा 2420 अब बट्टे 8 हो जाएगा। क्लियर। तो 2420 बट्टे 8 देखिए यही लिख दिया गया है, R का वैल्यू निकल गया। क्लियर। अब चलिए जब यहां पे R बराबर हम लोग का निकल गया इतना और V बराबर हम सभी को पता ही है कि 220 वोल्ट दिया ही है। अब करें कि विद्युत मेंस से ली जाने वाली धारा अब निकालना है हम सभी को, धारा क्या होगी, विद्युत मेंस से जो धारा हमको प्राप्त करना था वो धारा अब निकालना है। तो अब धारा क्या हो जाएगा, I बराबर होता है V/R होता है, तो V का जो वैल्यू है वह 220 है और R का वैल्यू हम लोग का निकला है कितना, 2420/8, तो भाग दे देंगे 2420/8 से। क्लियर। अब चलिए जब 2420/8 से भाग देंगे तो ये फिर भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर हो जाएगा 220 गुणे 8/2420। क्लियर। अब चलिए जब इसको हम क्या करेंगे, 220 में 8 से गुणा करेंगे या 2420 में भाग देंगे तो हम लोग आएगा आंसर 0.727 एम्पियर और यही आपका फाइनली आंसर निकल करके चला आएगा। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का उत्तर निकल के चला आएगा और बखूबी यह प्रश्न जो है अपने आप में बड़ा ही खास है। क्लियर। तो आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा और बहुत ही मजा आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन क्या है बाबू, और अभी तक यार आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो फटाफट से, पहले तो लाइक कर दीजिए क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए काफी जबरदस्त कर पाते हैं और आप भी अपने कामों में बेहतर तरीके से जुड़े हुए और आप भी काफी शानदार कर पाते हैं। चलिए तो आगे हमने बात करते हैं, इससे बड़ा शानदार क्वेश्चन बाटे और ये जो क्वेश्चन बाटे वो सीधे एग्जाम में छप जाए, बिल्कुल छप जाई। काय के क्वेश्चन का रहल बाटे कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां है बाबू, जीवाश्म ईंधन जोन बाटे ओकर हानि बतावे के बाटे, जोन की काफी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन बाटे, जल्दी जल्दी नोट कर ले बाटे क्योंकि यह सभी प्रश्न तो सीधे एग्जाम में पूछल जाए। चलिए तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका बताने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे जीवाश्म ईंधन की हानियां, तो लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन की हानियां निम्न प्रकार है या इस प्रकार है। पहला है कि जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, पहला जीवाश्म ईंधन की हानियां यह है कि जब ये जलेगा तो प्रदूषित होगा, वो आपका क्या होगा, पर्यावरण जो होगा प्रदूषित होगा। दूसरा कि जलने से CO2 निकलती है जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। बाबू हरित गृह प्रभाव के बारे में आप लोग जानते हैं, जब ये जलेगा तो CO2 गैस निकलेगा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जिसके कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा जिससे काफी समस्या होगी, यही लिखना होगा आपको।
आगे लिखना होगा कि जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है। और बाबू जब अम्लीय वर्षा हुई तो काफी ज्यादा नुकसान होगी, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण ही सबसे ज्यादा चर्म रोग होता है। जो बड़े बड़े जो इमारत है, यानी कि जो बिल्डिंग है, जो पुराने जैसे ताजमहल हो गया, उसका भी आप सुने होंगे कि उसका क्षय प्रारंभ हो चुका है, यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा होता है। जो संगमरमर वगैरह से बना रहता है, अगर उस पर अम्लीय वर्षा होगी वो बड़ा ही खतरनाक बारिश होती है। और जब वो बारिश होगी, जब प्रदूषण होगा तो बारिश उस प्रकार से होगी, वो खराब बारिश होगी, यानी कि अम्लीय वर्षा होगी, जिसके कारण वो खराब हो जाएगा और आपकी त्वचा पे भी पड़ता है ना, तो आपको चर्म रोग जैसी समस्याएं हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि जो कहा जाता है, गांवों देहातों में कहा जाता है कि अगर बाढ़ का जो पानी आता है ना, उसमें पहले नहीं जाना चाहिए। पहले पानी के एक बार देखिए, बाढ़ कई बार आता है, हम लोग बिहार से हैं और पता है हम लोग को, देखिए बाढ़ के पानी कई बार आता है। तो जो पहली बार बाढ़ का पानी आता है उसमें बोला जाता है कि आप लोग जब स्नान करने जा रहे हैं उस पानी में आप स्नान करने ना जाए, क्योंकि वह काफी दूषित है। इसी प्रकार से जो पहली बरसात शुरू होती है, हो सकता है कि वो अम्लीय वर्षा हो, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आप बारिश में जल्दा ना भीगे, या आप प्रदूषित जो है, अगर प्रदूषण यहां फैल रहा है, अगर वहां के बारिश में भीगते हैं तो फिर आपको चर्म रोग जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे ही 4-5 साल की घटना है, आप सुने होंगे कि बड़ा ही चर्म रोग हो रहा था और हमको भी जो है और दिराए खाद खुजली जो है वो हो गया था। शायद ये हमने ऐसा मतलब एनालिसिस किया, ऐसा हमने समझा कि शायद हो सकता है कि बारिश के कारण हुआ हो, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण चर्म रोग होता है। उसमें काफी सारे लोगों को हुआ था, मतलब जिससे भी सुना जाता था वो भी बोलता था कि हमें खाज खुजली हो ही गया है, जो खुजली वगैरह होता है ना, दिनाय जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो हो गया था। तो ये घटनाएं होती रहती है, मतलब ये सारी चीज उत्पन्न हो जाएगी अगर जीवाश्म ईंधन जो है उसके कारण, ठीक है ना। चलिए अगला, हालांकि समय कम है, ज्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग एकदम फोकस करते हैं एकदम पढ़ाई पे, स्टडी पे, ठीक है ना। क्लियर बाबू। चलिए, और भी तो बहुत सारे लोग जो है बिना मतलब के एकदम 4 घंटा 5 घंटे, बाबू हम वैसा काम करने वाले नहीं है। हम आपको बस एग्जाम के समय, जैसे कि बोले ना आपको कि यार अंतिम समय के लिए हमको जाना जाता है, जब अंतिम समय के जाना जाता है कुछ ना कुछ हम करते हैं ना आपके लिए, बिल्कुल। तो वही चीज एकदम पढ़ाई पे फोकस, क्योंकि रिजल्ट ही आपके भविष्य को बनाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि इसको लगातार दोहन से इसका समाप्त होने का भी डर बना रहता है। अगर इसका दोहन होगा तो इसका समाप्त होने का क्या है, इसका भय जो है हम लोग को बना रहता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आएगा, तो इसका उत्तर आपको बखूबी लिख देना है और सीधे एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही खास है, और यह प्रश्न तो आपको पूरी गारंटी से कह सकते हैं कि इस वर्ष या तो प्रथम पाली या नहीं तो द्वितीय पाली में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न सर क्या है, तो ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल के क्यों दिखाई देता है। देखते हैं कि जब भोर होता है ना, सुबह होता है, तो सूर्य में लालिमा सी दिखाई देती है, या जब शाम होता है तो सूर्य लालिमा की तरह दिखाई देते हैं, रक्ताभ दिखाई देता है, रक्त की तरह दिखाई देता है। तो वह क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, और आप लोग को बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बखूबी, इसके जानने के लिए आप लोग उत्सुक है तो फटाफट से पहले लाइक कीजिए, चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। यार क्यों कंजूसी करते हो, जब आपके लिए हम कंजूसी नहीं करते तो फिर तुम क्यों कंजूसी कर सकते हो। बिल्कुल नहीं करना कंजूसी, और शेयर तो शेयर करना ही करना है। सबको बताओ, स्टेटस लगाओ, मजा आ जाएगा आपको, एकदम जबरदस्त और धमाल मचा के आओ। चलो, क्या लिखना होगा आपको, देखिएगा सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, वो क्या लिखना होगा बाबू। लिखना होगा आपको, दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलते रहता है। हम लोग देखते हैं कि दिन के समय में क्या है, सूर्य जो है वह समय पे बदलते रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, यानी काफी कम होती है। परंतु लेकिन जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, जब सूर्योदय होगा चाहे सूर्यास्त होगा, तब उस समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिकांश दूरी तय करनी पड़ती है। जब सूर्योदय होगा तो वह देखते हैं पश्चिम की ओर जाकर के डूबता है, तो इसका मतलब कि बहुत दूर हो गया, या सूर्योदय होता है तब पूर्व दिशा की ओर जब सूर्य निकलते हैं तो बहुत दूर होते हैं। क्लियर। चलिए, प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अति सूक्ष्म कणों से होकर के गुजरना पड़ता है। जब प्रकाश आती है तो आप वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म ऐसे कण है जिससे होकर के उसको गुजरना पड़ता है। क्लियर। या आप ऐसे समझिए कि आप ये भी कह सकते हैं, जब टर्च है, देखते हैं कि जब टर्च आप लोग जलाते हैं तो देखिए जब दूर तक जाता है प्रकाश, तो उसको अगर दूरी तक जाने में उसको क्या बहुत सारे सूक्ष्म कण उसको गुजरना होगा। उसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसे बहुत से सारे सूक्ष्म अधिकांश सूक्ष्म कणों से होकर के गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश होता है वह हमारी आंखों तक पहुंचता है।
जो नीले रंग का प्रकाश वो तो प्रकीर्णित कर देता है, और जो प्रकाश बचता है वही हमारे आंखों तक पहुंचता है। उसमें मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। उसमें क्या होता है, वो तो जितना रंग था वो खत्म, लेकिन मुख्य रूप से लाल रंग ही बच जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय में सूर्यास्त के जो समय है उस समय क्या होता है, सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है वह रक्ताभ दिखाई देता है। क्लियर, कैसा दिखाई देता है, यही कारण होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो है रक्ताभ दिखाई देता है। बस इतना ही बात आपको लिखना है, आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मन करे तो इसका पीडीएफ ले लीजिए, आपको व्हाट्सएप ही दे देंगे। ये आपको जैसा कि बोले कि मेरे द्वारा किताब लिखा गया किताब है और कि पिछले वर्षों से धमाल मचा रहा है। आपको पता ही है कि हम किताब भी आपके लिए लिख चुके हैं, हम धुरीना ऐप में भी आ चुके हैं। आप हमारा क्रैश कोर्स वहां पे खरीद करके यानी कि एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। काफी नॉर्मल चार्ज है, मात्र 199 रुपए में हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। धुरीना ऐप है जो कि बहुत बड़ा ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, लिखिएगा धुरीना ऐप, उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। फिर देखिएगा डीएलएस एजुकेशन यानी कि मेरा जो है वहां पर लिखा होगा रामबाण क्रैश कोर्स, ठीक है। चलिए, तो उसमें आप बाई कर लीजिएगा, यानी आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही जबरदस्त है, और यह प्रश्न कुछ चित्र बनाने वाला है। चित्र कैसे बनेगा, क्या कुछ क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न तो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे, यानी कि वो विद्युत परिपथ बनावे के बाटे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, यानी कि 2 वोल्ट के 3 गो सेल हमने के जोड़े के बाटे वो परिपथ में, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। कहे के मतलब बाटे, क्वेश्चन ही कह रहा बाटे कि एगो आपको क्या करना है, परिपथ बनाना है जिसमें 2 वोल्ट का 3 गो सेल लगा हो, एगो प्लग कुंजी लगा हो, ठीक ना। उसके बाद से एगो 8 ओम, एगो 5 ओम, एगो 12 ओम का प्रतिरोध लगा हो और यह श्रेणी क्रम में लगा होना चाहिए। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से आप प्रतिरोध बनाइएगा। प्रतिरोध बनाइएगा तो ये देखिए इस प्रकार से ये सेल होता है। क्लियर, देखिए सेल किस प्रकार होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना, ये बड़ा, फिर ये फिर इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से। ये आपका क्या होगा, ये आपका एक सेल हो गया। क्लियर बाबू, ये आपका एक सेल होता है, ठीक ना। ये 2 वोल्ट का ये 3 सेल हमने यहां पे लगा दिया, जैसे कि परिपथ में बना हुआ देख रहे हैं बखूबी तरीके से। क्लियर, अब चलिए, अब यहां जो है इस तरीके से प्लस लिख दीजिएगा और इधर माइनस लिख दीजिएगा, जैसे यहां पे इंडिकेट किया गया है। इस चीज को अगर भूलेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं बनाना, बस आपको चित्र ही बना देना है और क्वेश्चन जो कहा है उसी का चित्र बनाना है, और तो ही आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। इसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो किस कैसे बनाना है, तो परिपथ में आपने सेल लगा दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे इस तरीके से परिपथ खींचेंगे और इसमें एक कुंजी लगाएंगे, इसमें बिंदु देंगे और यहाँ पे केवल के लिख देंगे, ये आपका कुंजी बन गया। उसी प्रकार से ये विद्युत परिपथ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक ना। प्रतिरोध देखिए इस तरीके से करके ऐसे 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 करिएगा, ये आपका प्रतिरोध बन जाएगा। मतलब ऐसे देखिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे करके खींच दीजिएगा, ये आपका प्रतिरोध बन गया। क्लियर, ये प्रतिरोध का सिंबल हो गया। ये यहाँ पे 8 ओम लगा दीजिएगा, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे बना दीजिएगा, यहाँ पे 5 ओम का लगा दीजिएगा। क्लियर, और उसी प्रकार से एक प्रकार का एक 12 ओम का आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे क्या कीजिएगा, ये सभी को एक में ऐसे मिला दीजिएगा। ये किस प्रकार से यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है इसको थोड़ा सा तीर के माध्यम से इंडिकेट कर देगी। यहाँ से ये जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे रिटर्न होगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इस तरीके से हम कुंजी पे ऐसे होगी, फिर बैटरी सेल से होकर के इस तरीके से धारा हम लोग को इस तरीके से प्रभावित हो रही है। बस ये तीर के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझा दीजिएगा, बस आपको पूरा का पूरा नंबर देख सकते हैं मिल जाएगा। और इस तरीके से चित्र को बनाना है, मन से करे तो इसका चित्र का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या परिपथ बना सकते हैं। यही परिपथ केवल बना दीजिएगा बाबू, पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हुंकार भर दीजिए कि हाँ सर हम सभी तैयार हैं, और एक बार यार लाइक कर दो, एक बार तुम लोग लाइक कर दो, लाइक नहीं करते हो यार प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक जब आप करते हैं ना यार मनोबल बढ़ता है मेरा, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर काम कर पाते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ये दीर्घ उत्तरीय अब हम लोग का क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 8 क्वेश्चन पढ़ा दिया जी, क्योंकि 8 पूछना था, 6, 7 और 8। चलिए 8 हो गया। अब जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसको बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि इस तरीके से सीरीज वाली रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलिए हम क्या बात करेंगे बाबू, अभी हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको केमिस्ट्री की। चलिए ये रहा हम लोग का केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र में।
आपको बता दें कि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिलाकर के अलग अलग आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 8 फिजिक्स से लघुत्तरीय पूछा जाएगा, जो कि हमने 8 प्रश्न आपको बता दिया। अब उसी प्रकार से यहां पे रसायन शास्त्र में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पे भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। क्लियर? फिर हम लोग बात करेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की, क्योंकि पहले हम लघुत्तरीय क्वेश्चन एक जगह कर लेते हैं, एक जगह समझ लेते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं जिससे कि अच्छा रहेगा। आपको लिखा हुआ मिलेगा कि निर्देश, इसी प्रकार से एकदम हूबहू देखिएगा क्वेश्चन छपेगा, इसी तरीके से लिखा गया होगा निर्देश कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक के लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, किसका? आपका रसायन शास्त्र का। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर दे देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 4 गो प्रश्न बनाना है, 2 अंक मिलेगा। इस तरीके से आपको 8 अंक मिल जाएगा, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। क्लियर बाबू? चलिए आइए देखते हैं कि इसका कौन कौन सा प्रश्न है और कैसे आपको बनाइएगा, जैसे कि आपका पूरा फुल नंबर मिलेगा। क्लास को बाबू छोड़ के जाइएगा, फिर पछताइएगा, फिर कहिएगा सर हमने क्या कर दिया। अरे तब बाद में पछताने से कुछ फायदा होगा? नहीं होगा मेरे शेर। चलिए तब बाबू हमने के बढ़ते हैं आगे और एक आंसर जानते हैं सर, क्वेश्चन जानता नहीं सर कि क्वेश्चन का कह रहा बा। क्वेश्चन 11 नंबर ही रही और यही प्रकार से 11 नंबर ही क्वेश्चन पूछल जाई। का क्वेश्चन पूछा जाए परीक्षा में? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे करके बाबू समझा दीजिए। अगर क्लास के छोड़ के जाइब तो ढेर नुकसान हो जाए, क्योंकि हम उहे बता रहल बानी जो परीक्षा में पूछल जाए। बिना मतलब वाला बात नहीं क्या चला तब, क्योंकि अब वो समय वह घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने ही हाथों से, अपने ही कलमों से अपने भविष्य को लिखने की। कल क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए, आज ऐसा काम कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दीजिए। क्लियर? चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं। आइए समझते हैं क्या उत्तर आप लिखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना होगा कि वैश्विक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के जलीय विलयनों को परस्पर मिश्रित करने पर विलयन से एक ठोस पदार्थ का अवक्षेपित होता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब बाबू हो गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर? और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, परीक्षा में कैसे लिखना है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, परीक्षा की पूरी तैयारी आपको पूरा तैयार करके परीक्षा के बॉर्डर पे जाने के लिए पूरा रेडी करके हम भेजते हैं हर एक वर्ष, और इस वर्ष भी आपको भी हम भेजेंगे और धमाल मचा करके ही आइएगा। क्लियर? तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। अब देखिए अवक्षेपित पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के विलयन को जब आपस में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, और वही आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। तो उदाहरण देने की बात कर रहा था कि सर उदाहरण आप लोग दे दीजिए, तो बाबू आप लोग उदाहरण दे दोगे। अब ये इसी तरीके से परीक्षा में लिखना है, नहीं तो नंबर कम मिलता है। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग सभी प्रश्न का उत्तर बना के आए थे लेकिन कम क्यों हो गया सर, मेरा रिजल्ट ही अच्छा नहीं बना। गलती यही करते हैं कि जो मेन चीज है उसे आप छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण बोला आपने हिंदी में नहीं लिखा, केवल इंग्लिश ही लिख करके चले आए। देखिए नंबर तो मिलेगा। कोई टीचर क्या होते हैं उतने भी पूरा दे देंगे, कोई टीचर नहीं कहते नहीं ये थोड़ा सी कम ही, उसमें आधा नंबर काट लो, ठीक है ना। तो आप अपने से मतलब छोड़ के मत जाइए। क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को जो आप आंसर उत्तर लिखेगा उससे आपको हम बोलते हैं बाबू दुल्हन की तरह सजाइए। देखिए वैसे तो लड़कियां जो है वो कभी भी हमेशा सजती रहती है, लेकिन जो उसकी शादी विवाह जिस दिन होती है वो दुल्हन की तरह यानी कि काफी ज्यादा संवरती है, सजती है। उसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी आपको आंसर शीट को यानी कि उत्तर पुस्तिका को आपको सजाना होगा, क्योंकि आपको साबित करना है आपको कि आप जो है कितने समझदार हैं। तो जब ऐसी बात आ जाती है परीक्षा में करने के लिए कि आप साबित करके दिखाइए कि आप क्या हैं, कितने लेवल में हैं, कैसे प्रश्न का किसी उत्तर दे सकते हैं, तो आपको उसको समझना, जानना और बेहतर ढंग से सजाना काफी जरूरी हो जाता है। क्लियर? चलिए तो अवक्षेपण के बारे में आपने समझा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उदाहरण के बारे में आपने लिखना है और उसके बाद से इसका जो समीकरण है उसे लिख देना है कि बेरियम क्लोराइड है BaCl2 है,
और जब ये Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट से जब ये अभिक्रिया करता है, जब ये आपस में से मिलाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि यहां पे NaCl और बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बनता है और यही आपका अवक्षेप बनता है और इसे ही कहते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर? तो इस तरीके से जैसे ही आप परीक्षा में लिखिएगा आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही खास, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसके पहले जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप दबाइए और देखिए। क्लियर? हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए DLS एजुकेशन चाहे मंटू सर, आप मंटू सर जहां भी मन करे लिखिएगा, हम हर जगह उपस्थित हैं। अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो देखिए वैसे फोन या कॉल से हमसे बात नहीं हो सकता क्योंकि काफी बिजी हो जाता है यार आप लोगों के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मंटू सर के नाम से या फिर DLS एजुकेशन सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैसेज कर दीजिए। देखिए जब हम फ्री होंगे तो मैसेज पढ़ के वहां पे आपका रिप्लाई कोशिश करेंगे दे देने की, लेकिन समय नहीं मिल पाता, आप समझ सकते हैं मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले, इतनी मोहब्बत करते हैं आप लोग तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि थोड़ा समय नहीं मिलता होगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारी चीजें किया जा रहा है। चलिए, क्योंकि मेरा काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्योंकि मेरा ऐप जो है, ले लो उसको, मेरा ऐप हो गया, मेरा ऐप है, मेरा वेबसाइट है और ले लो उसको, चलाना है तो मेरा ऐप है, मेरा वेबसाइट है, हम आपके लिए किताब भी लिख चुके हैं। क्लियर? और यहां पे भी हम काम कर रहे हैं आपके लिए, धुरीना ऐप पे भी मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो मतलब काफी सारे काम होता है, काफी सारा वर्क होता है, तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है। क्लियर? चलो बात करते हैं आगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, इसका कारण मेरे शेर क्या होगा ये बता देना है। यानी कि परीक्षा में प्रश्न इस वर्ष तो पूछ ही सकता है। क्लियर? तो इसका जवाब क्या होगा आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जल की उपस्थिति में अम्ल जो है, अम्ल के आयन उत्पन्न होते हैं। देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल के आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता है। क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जल की उपस्थिति में अम्ल के आयन उत्पन्न होते हैं। जल की उपस्थिति जहां रहेगी तभी अम्ल का आयन उत्पन्न होगा। जल की अनुपस्थिति में अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, यानी कि उससे अलग नहीं हो पाते। जब जल ही नहीं रहेगा, जल की अनुपस्थिति रहेगी तो भी होगा नहीं, अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं हो पाता है। यही कारण है और आपको यह कारण लिख देना है, आपको बखूबी जबरदस्त और शानदार आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, इसमें कोई डाउट, कोई आपको नहीं दिक्कत होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अभी आपको बता देते हैं पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं। क्लास में बने रहते हैं तो काफी ज्यादा फायदा मिलती है और क्लास को छोड़कर जाते हैं फिर सारी चीजें नुकसान में चली जाती है, ठीक ना। बाद में भटकते रहते हैं, कभी इसका वीडियो देखे, कभी उसका वीडियो देखे, कभी ये पढ़े, कभी वो पढ़े, मतलब गजब हाल है यार। मतलब ऐसा कौन करता है? ऐसे करते रह जाओगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है यार, अपने माता पिता का लाज बचा के रखना कि बड़ा उम्मीद लगा के बैठे हैं आपके लिए और उम्मीद को नहीं तोड़िएगा। हम भी बड़ा उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, रातों दिन मेहनत कर करके दिमाग पूरा खराब हो जाता है आपके लिए, लेकिन जब आप ही सफल नहीं हो पाइएगा, आप ही टॉपर के श्रेणी में नहीं हो पाइएगा, फिर क्या फायदा रहेगा मेहनत करने से। तो प्लीज बाबू, हम लोगों का इज्जत आपके हाथों में है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस आप उसका लाज बचाए रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सभी कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण को लिख दीजिए, केवल समीकरण लिख देना है। क्लियर? अब देखिए कह रहा है कि भाप के साथ लोहा, भाप के साथ लोहा की अभिक्रिया एक समीकरण लिखना है। दूसरा जल के साथ कैल्शियम और जल के साथ पोटेशियम का आपको एक समीकरण लिखना है। आइए समझते हैं। देखिए आपको सबसे पहले वाला बताते हैं आपको हम। क्लियर? भाप के साथ लोहा। अब भाप के साथ लोहा यानी कि हम लोग का लोहा हो गया Fe। क्लियर? और यहां पे कह रहा भाप यानी कि H2O। जब यह अभिक्रिया आपस में करेगा तो निर्माण करेगा Fe3O4 और H2 का, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। अब जो ये आपस में संतुलित नहीं था, इसे संतुलित करके लिखा गया है। क्लियर? हमने आपको जब बताए यानी कि बोल रहे थे तो यहाँ पे 3Fe नहीं बोले, हमने केवल आपको F ही बोले।
क्योंकि यहां पे हमने लोहा के साथ अभिक्रिया कराना था, ये तो समीकरण संतुलित किया गया तब न लगा हुआ है। अब समीकरण का संतुलित कैसे कर रहा है ये आप जान जाइएगा, 5 से 6 नंबर आपके परीक्षा में यूं आ जाएगा। आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे। चैनल को इसलिए कहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अब इसे संतुलित किया गया है, जैसे कि यहां पे Fe3 में कितना है, यहां पे Fe का परमाणु जो है वो संख्या 3 है और पे ऑक्सीजन 4 है। यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे Fe एक भी नहीं था, यानी कि 3 यहां पे लगा दिया गया है, यानी कि 3 Fe यहां पे भी हो गया है, 3 Fe यहां पे भी हो गया, यानी कि लोहा का यहां पे परमाणु संख्या बराबर हो गया। अब यहां पे देखेंगे ऑक्सीजन यहां पे कितना था, 4 था, यहां 4 नहीं था तो इसके आगे हमने 4 लगा दिए तो ऑक्सीजन हम लोग का 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब 8 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो यहां पे भी हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे 4 लगा दिया गया। यह कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे विषय में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा है कि जल के साथ कैल्शियम। अब जल के साथ कैल्शियम, तो कैल्शियम है आपका Ca और जल है आपको H2O। जब कैल्शियम अपक्रिया करेगा जल के साथ तो बनाएगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। क्लियर। अब इसे यहां पे भी संतुलित किया गया है, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे हाइड्रोजन जो है वह 2 है और ऑक्सीजन जो भी है वो भी 2 है। क्लियर। 2 और 2 4 है, यहां पे हाइड्रोजन देखिए 2 यहां है 2 यहां है, 4 हाइड्रोजन है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे भी 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 2 है, ये देखिए ये 2 है, तो 2 यहां पे भी करना पड़ेगा, तो देखिए इसके आगे जब 2 लगाए थे तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया, यानी कि ये भी संतुलित आपस में हो चुका है। क्लियर। चलिए अब उसी प्रकार से एक और समीकरण लिखना था, जल के साथ पोटेशियम। क्या लिखना था, जल के साथ पोटेशियम लिखना था। क्लियर। आइए, तो जल के साथ पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, संकेत के होता है, के के साथ हमने जल का विक्रिया कराया H2O से, तो अब ये बनेगा KOH और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। क्लियर। अब इसे यहाँ पे संतुलित किया गया मेरे से, देखो संतुलित करने के लिए क्या, यहां पे देखिए पोटेशियम, यहां देखिए यहां पे हाइड्रोजन 2 था, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 करना पड़ेगा, तो यहां पे 2 है और ऑक्सीजन देखिए यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 कर दिया गया, यहां पे पोटेशियम 2 है तो यहां पे भी पोटेशियम 2 हो गया। तो इस तरीके से ये संतुलित है। ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो संतुलित समीकरण नहीं पढ़े हैं, तो लेकिन जब संतुलित समीकरण के बारे में जब हमको बताए थे बता बखूबी आपको समझ में आ रहा होगा और इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्लियर। चलिए, और इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे अलग वीडियो बना करके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपने आप में बड़ा ही खास क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कारण बताइए, क्या कारण बताना है भाई, आइए समझते हैं कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में नहीं किया जाता है। आखिर इसका क्या कारण है। जो एल्युमिनियम है वह अत्यंत क्या है, अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले बर्तन में नहीं किया जाता। आखिर इसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपता है, पूछा जाता है, तो क्या आप बनाइएगा, क्या आप लिखिएगा, उसे आप ध्यान से यहां से समझिएगा। आपको लिखना होगा कि एल्युमिनियम वायु में उपचयित होकर के आसानी अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। यह परत एल्युमिनियम को आगे अभिक्रिया करने से रोक ही देती है, अर्थात इसे संक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण द्वारा ऑक्साइड की परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित एवं मजबूत बनाया जा सकता है। अतः एल्युमिनियम से बने बर्तनों के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं होती है। एल्युमिनियम से बने बर्तनों के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस तरीके से आप जान सकते हैं या यही कारण होता है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन में नहीं करते हैं। क्लियर। यही चीजें आपको लिखना होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या जिसका 15 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनमें से कौन सा तत्व जो है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होगा, यह बताना है। क्लियर। इसका आपको यहां पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब यहां पे देखिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से, देखिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी बच्चों को नहीं पता होता है। NH2 2H2 ये सभी आप लोग पढ़े होंगे या 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। क्लियर। यहां पे तो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे केवल आंसर ही, क्योंकि उतना अगर हम समझाने लगेंगे तो एक ही वीडियो 1-1.5 घंटा का हो जाएगा केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समझाने में। और जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
क्लियर? अगर कहिएगा, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे एक अलग से वीडियो बना दीजिए कैसे निकाला जाता है, क्योंकि 2 नंबर आपको एग्जाम में फटाफट आ जाएगा, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए अलग से। चलिए वैसे आपको बता देते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 7 होता है, ठीक ना? क्लियर? कितना होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 7 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो देखिए इसका क्या होगा, ये पहले वाले में हम लोग का 2 मतलब इसका परमाणु संख्या यानी कि 2 भरा जाता है, 2 और 2 के बाद कितना बच रहा है? 5, यानी कि 2,5 कितना हो गया? 7। ये टोटल देखिए जोड़ लिया जाता है, जो भी जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इसमें आपको भर दिया जाता है, यानी कि उसको लिख दिया जाता है। और उसके बाद सर फास्फोरस, ठीक ना? फास्फोरस के परमाणु संख्या कितना है? तो सर 15 है, 15 में है, और इसका कितना था सर? 7 था। चलिए तो 15 है, सबसे पहले हम इसमें भरेंगे 2, उसके बाद भराता है 8 गो, तो 2 के बाद भर देंगे 8, तो 2 गो और 8 गो कितना हो गया? 10 गो हो गया, और 10 गो में बचा क्या? 5 गो, तो लिख देंगे एगो 5 में भराएगा, यानी कि एगो में 5 भराएगा। क्लियर? तो 2 और 8 10, और 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया, और 15 आपका ही हो गया। यही बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका निकल करके चला आया है, इसमें ज्यादा माथा पिच नहीं करना है। हालांकि ये बनाना और समझना काफी बड़ा है, लेकिन केवल इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो 2,5 होगा, फास्फोरस पूछेगा 2,8,5 होगा। क्लियर? इतना लिख लीजिएगा। अब एक इसमें पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा इसमें ऋणात्मक जो होगा वो कौन था? क्लियर? यही पूछ रहा था ना। चलिए आइए बताते हैं आपको सबसे ज्यादा ऋणात्मक क्या है। यहां पे लिखिएगा आप लोग, इसमें यहां पे ऊपर है, चूंकि ध्यान दीजिएगा यहां पे बोला था सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है, तो यहां पे चूंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस में यानी कि NO2 दोनों एक ही समूह 15 के तत्व हैं, परंतु समूह 15 में N ऊपर और P नीचे है। अधातु के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वह बढ़ती है, सॉरी माफ कीजिएगा घटती है। अतः नाइट्रोजन N जो है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा। क्या होगा? या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि जो नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वह सबसे ज्यादा होगी, या फिर यह भी बात आप लिख सकते हैं कि दोनों एक ही समूह का है होता है ये। क्लियर? N और P, और लेकिन ये सबसे नीचे होता है, और नीचे हम लोग जानते हैं कि उसकी वो जो ऋणात्मकता घटती है यानी कि होती है तो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा था कि उत्कृष्ट जो गैस है उसको जो है वो अलग उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर में उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। तो देखिए ध्यान से, सभी तत्वों में उत्कृष्ट गैसों जैसे कि हीलियम यानी कि He, नियोन जैसे कि Ne, आर्गन यानी कि Ar, क्रिप्टॉन यानी कि Kr तथा जीनॉन यानी कि Xe सबसे अविक्रियशील है। इसीलिए मेंडलीफ ने उन्हें अलग वर्ग में रखा जिसे उन्होंने शून्य वर्ग कह दिया। शून्य वर्ग का तत्व आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा भी जाता है, बाबू शून्य वर्ग का तत्व कौन है, तो कहिएगा कि शून्य वर्ग का तत्व जो है वह हीलियम है, आपका क्रिप्टॉन है, आर्गन है, नियोन है, ये आप सभी शून्य वर्ग का तत्व है। ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इसे अलग वर्ग में रखा जाता है। क्लियर? तो ये आएगा आपको प्रश्न, तो इस तरीके से आपको जो है इसमें लिख देना है उत्तर, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा केमिस्ट्री बच्चों को कठिन लगता है, आगे इंटर में जाएगा तो ये और माथापेची करवाएगा। इंटर में ये केमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा कठिनाई से पढ़ना पड़ता है, इसको हमको भी पढ़ रहे थे तो बड़ा मतलब कि दिक्कत होता था यार, केमिस्ट्री पढ़ने में, यही सब पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता था। क्लियर? लेकिन कोई नहीं, आप जब पढ़िएगा मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, इसमें कोई भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, और मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर बाबू? चलिए लाइक कर दियो आप लोग यार, लाइक कर देना, बिल्कुल लाइक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं आपसे बार बार, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहले मैंने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं फिर हमें बड़ा दुख लगता है यार, तो जल्दी से पहले चलो सब्सक्राइब करिए, इतना बोलते हैं आपके लिए, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक ना, तो कर दीजिए। चलिए अगला है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है किसका किसका, तो H2S का और F2 का, ठीक है ना। ये H नीचे 2 रहेगा और S रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना, ये दोनों एक समान दिख रहा है तो H2S है, H2 और S है, ठीक है ना। ये टाइप करते हुए दोनों सेम हो गया, ठीक ना, अपर लोअर में इसको डाला जाता है, टाइपिंग वाला मिस्टेक कर दिया है। चलो यहां पे क्या करेंगे, H2S लिखेंगे। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए यहां पे हम सभी का हो गया हाइड्रोजन, देखिए यहां से या यहां कर देते हैं, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए
उसके बाद से यह देखिए एस है, इस तरीके से यहीं पे समझिए ताकि समझ में। देखिए ये एस है, ठीक है, इसका 2 गो और इसका 2 गो, फिर इसका 2, फिर इसका 2, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। देखिए अब मैच देखिए क्या किया है, यहां पे एक्स एक्स, यहां पे एक्स एक्स, यहां पे एक एक्स और यहां पे एक एक्स, और यहां पे ये क्या है, ये बिंदु और ये बिंदु। इस तरीके से बनता है एस बॉन्ड, यानी एच बॉन्ड एस बॉन्ड एच, एच बॉन्ड एस बॉन्ड एच, इस तरीके से होगा संरचना, ठीक ना। और इसना F2 का संरचना कैसा होगा, तो आपका F2 का इस तरीके से संरचना होगा। F2 है, एक F आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बस इसी तरीके से समझ लीजिए। हम भी क्या करें यार, जब आपका एग्जाम नजदीक है तो फिर इसी तरीके से हमको डायरेक्ट इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आपको एक वीडियो लग जाएगा पूरा टोटल। तो आप नोट कर लीजिए, ये देखो बदलेगा नहीं यार, बदलेगा नहीं क्वेश्चन, ये S2S और F2 ही पूछेगा अगर पूछता है तो। क्लियर? तो इसे आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लीजिए, याद ही कर लीजिए इसे, क्योंकि कम समय तो क्या कीजिएगा, हम भी तो वही कहेंगे बस आप रट लीजिए, अब समय नहीं है, क्योंकि अगर इसको बनाना बताते चले जाए तो फिर दिक्कत हो जाए, कहिएगा तो एक अलग से बना देंगे, ठीक ना वीडियो। अब देखिए इसका 2 गो, इसका 2, इसका 2, ये क्या है 2 2 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्लियर? ये ऐसे ही आप लोग इसे रट लीजिए, इसको अभी तक अभी फिलहाल अभी आप समझ लीजिए, इस तरीके से का संरचना बनेगा और ये F1 F आपका हो जाएगा इस तरीके से। ये आपको आगे वाले वीडियो में आपको बता देंगे, या फिर आगे आप क्लास जाइएगा तो आप पढ़िएगा तो भी आपको समझ में आता चले जाएगा, ठीक ना। चलिए अभी फिलहाल के लिए आप इतना नोट कर लीजिए कि सर इसका संरचना सूत्र यही होता है। क्लियर? इतना नोट कीजिए कि इसका संरचना सूत्र जो है यही होता है और यही आपको छाप देना है। कुछ नहीं आता है, क्या करना है, चिट कर लेना है, यानी छाप देना है इसी तरीके से। चलो अगला देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बखूबी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 विलयन या अम्लीय K2Cr2O7 विलयन के साथ गर्म करने पर यह एथेनोइक अम्ल बनता है। क्लियर? जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे CS सीरीज CH2OH से जब अभिक्रिया किया पे ऑक्सीजन O से, ठीक ना, और जब ये क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2 और O7 से जब किया है तो ये बना क्या है, CS सीरीज COOH और यहां पे जल बना है, यानी कि H2 बनना है। अब ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया में एथेनॉल से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है तथा उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अतः इस उपचयन अभिक्रिया, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बस इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना होगा, आपको मिल जाएगा उपचयन, यानी कि उसी को परिवर्तन को ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उपचयन क्या होता है, उपचयन वही होता है जिसमें ऑक्सीजन जुटे हाइड्रोजन बाहर हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए, यही बार बार बताया ना। तो उसी चीज को देखिए, इस तरीके के प्रश्न को थोड़ा सा बताया ना, पहले ही बोले कि देखिए केमिस्ट्री थोड़ा सा माथा पेची आपको करवाएगा, तो इसको पढ़ना समझना काफी जरूरी है। इसको ऐसे रटना चाहे तो आप कीजिएगा तो अच्छा समझ हो जाएगा, यानी कि 4-5 बार जब इसे पढ़िएगा ना तब भी समझ में आएगा, एक बार में नहीं क्लियर होगा। कहिए कि सर नहीं पढ़ा रहे बढ़िया से, यार हम तो पढ़ा रहे, क्या करें, आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो एग्जाम में नहीं आता है। यार इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको विश्वास नहीं होता है, पिछले वर्षों का क्वेश्चन उठाओ और देखो, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो आपके लिए बड़ा ही अनोखी बात है कि अब जो है 8 प्रश्न में मात्र 4 गो प्रश्न बनाना है, तो इस तरीके का प्रश्न आएगा तो नहीं बन में मतलब आपसे बन रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा। क्लियर? हम आपसे अभी सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम एग्जाम की आपकी तैयारी करा रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी में जो आपको समझ में आई वही बनाइएगा, जो समझ में नहीं उसको अभी फिलहाल के लिए उसे छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक ना, बाद में उसे आपको रिवीजन करना होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है तो इसका भी रहने देते हैं, अब हम बायोलॉजी के लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसके बाद हम लोग दीर्घोत्तरीय पढ़ेंगे, ठीक ना। आइए बायोलॉजी के यहां पे पढ़ लेते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। चलिए तो बायोलॉजी का यहां पे हम लेकर के आते हैं, एक सेकंड वेट कीजिए, किधर है बायोलॉजी, इसको छोटा करके लाएं तो आ जाएगा, ठीक ना, वेट कीजिए। बायोलॉजी जो कि आपके बड़ा फेवरेट है बायोलॉजी, अब कहते हैं सर फेवरेट है, फेवरेट तो फेवरेट है तो उसको हम लेकर के आते हैं। चलिए यहां पे है बायोलॉजी, ये सारा का पीडीएफ आपको हम दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहिए हमारे साथ। पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देंगे। चलिए ये रहा आपका बायोलॉजी। अब समझिएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन है।
इसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और यह क्वेश्चन जो 21 नंबर से शुरू होगा और 28 नंबर तक जाएगा और आपको बोलेगा परीक्षा में जैसे ही विज्ञान परीक्षा 15 फरवरी की दीजिएगा तो काफी देखिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन है यार। आपको ये मॉडल पेपर का काफी शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से निर्देश दिया गया होगा आपके परीक्षा में कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 28 तक के लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 4 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है और यह आपको इस तरीके से 8 अंक मिल जाएगा अगर इन 4 प्रश्नों का जवाब देते हैं तो 8 प्रश्न में। क्लियर, ये बड़ी ही खास है। चलिए इसमें का सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए इसी तरीके का क्लास बाबू मिलेगा आपको और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो को बने रहिए क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके रिजल्ट को काफी जबरदस्त बनाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए या इसका क्या मतलब कि क्यों आवश्यक है, यह भी कह सकते हैं। यानी कि हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें वनों एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि पहला कारण यह है कि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। दूसरा है कि वन जो है वह वर्षा में सहायक होते हैं तथा जलवायु का अनुरक्षण भी करते हैं। तीसरा है कि वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, ये वन्य प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं। वनों में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा भी करते हैं क्योंकि वन्य प्राणियों का संरक्षण जैविक विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। वन्य प्राणी आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, इनके रहने से पर्यावरण का संतुलन कायम रहता है। अब देखिए अगर वन नहीं रहेगा, कहने का मतलब है कि वन और वन्य जीव जो यानी कि जो जंगल में जीव रहते हैं, जो पक्षी होती हैं या फिर जो वन्य यानी कि जो वन होता है, जो जंगल होता है, जो पेड़ होते हैं, उसको हमको रक्षा क्यों करना चाहिए। तो बखूबी आप सभी जानते हैं, अरे यार अगर पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगी तो हम लोग को जो वहां से संसाधन से लकड़ी प्राप्त करते नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। अगर वन ही समाप्त हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ये भी खत्म हो जाएगी, सब जगह प्रदूषण फैल जाएगा, है ना, वो सब स्वच्छ नहीं रहेगा। आगे है कि जो इसमें वन्य जो जीव है वह हम लोग का क्या करती है, ये आहार श्रृंखला को उसमें बनाए रखता है। क्योंकि अगर देखिए कोई भी चीज अगर एक तरीके से समाप्त हो, देखिए पहले चिड़िया जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी लेकिन आजकल नहीं, और जिसके कारण क्या हो रहा है, पहले के लोग जो थे वह काफी अधिक दिन तक जीते थे। इसका कारण क्या था, उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो संसाधन था, उस समय जो जीव थे वो काफी सारे हानिकारक चीजों को ग्रहण करके खत्म कर दिया करते थे। लेकिन आजकल हम लोग को देखने की काफी ज्यादा बीमारी हो रही है, हम लोग उस प्रकार के अन्न जो है यानी कि भोजन नहीं कर पा रहे हैं जो हम लोग को शरीर को चाहिए। पहले के लोग देखिए मड़ुआ वगैरह मतलब कि बहुत सारा जैसे चावल की रोटी वगैरह, मतलब कि बहुत सारा का बाजरे की रोटी, पता ना महुआ की रोटी क्या क्या खाते थे लोग। और आजकल देखिए पूरा एकदम फैंसी हो गया, पूरा इंग्लिश मीडियम हो गया है ना, पूरा विदेशी कार्यक्रम चल रहा है। वो कोई भी चीज हो सब चीज आ गया है, जिसके कारण काफी सारी समस्या होती आ रही है। फिलहाल डिस्कस तो बहुत करना है लेकिन आपकी एग्जाम ही नजदीक है, इसलिए बातें ज्यादा नहीं करते हैं, सोचते हैं पहले आपको पढ़ा देते। इसलिए देखिए आप ये तो पढ़ाने वाला ही चीज था इसलिए हमने बताया, ठीक ना। तो ये देखिए हम लोग को जरूरी है, अगर वन्य या वन्यजीव ही समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले गौरैया बहुत ज्यादा हुआ करती थी, गौरैया जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। हम लोग के यहाँ से बहुत सारा कम हो गई है, हम लोग के यहाँ एरिया से। पता नहीं आप लोग के यहाँ है या नहीं है, आप बताइएगा या आपके एरिया में कौन से पक्षी ज्यादा है, ठीक ना। और पेड़ है, पेड़ की लोग भी कटाई सब काफी ज्यादा कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी कमी है। क्लियर, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हम लोग को ही प्रभाव पड़ेगा, हम लोग को ही बीमारी होगी, हम लोग ही खत्म होते चले जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही खास है, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब है। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे। देखो ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आयोडीन से कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी जानते हैं कि घेंगा रोग होता है। कैसे होता है आइए उसे समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आउटवुड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचाय को थायरॉक्सिन नियंत्रित करता है, यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हम ग्वाइटर से ग्रसित हो जाएंगे, यानी कि वही घेंघा रोग हो जाएगा। इस बीमारी का मुख्य लक्षण जो है फूली हुई गर्दन, यानी कि पहले देखते थे घेंघा रोग यानी कि गर्दन में जो है वह इस तरीके से फूल जाया करता था, ये आपका घेंघा रोग हो जाता है। या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलकों
गोलक हो सकते हैं, यानी आंख जो है वो भी उभरे हुए आगे की तरफ दिखाई देने लगती है, बड़ा बड़ा वो उभर जाते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन के शरीर में कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। बार बार कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, जैसे टाटा नमक होती है, ठीक ना, ये काफी ज्यादा प्रचार करता है कि हमारा आयोडीन युक्त नमक है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग को ये घेंगा रोग होता है और इसको इस तरीके से होता है, कैसे होता है आपने इसे जाना। क्लियर? तो यही सारी बातों को आपको क्या कर देना होगा, आपको बखूबी इस तरीके से लिख देना होगा, आपको पूरा का पूरा नंबर जो है बेहतरीन तरीके से दे दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ी ही खास है, अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न के स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही खास है कि स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो लिखिएगा आप लोग कि स्थलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े का उपयोग करते हैं, जबकि जलीय जीव जो है वह श्वसन क्रिया के लिए गिल्स का उपयोग करते हैं। क्लियर? गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए आगे समझिएगा आप लोग। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। श्वसन के लिए करते हैं, जबकि स्थलीय जीवों जैसे कि मानव में श्वसन अंग नासिका छिद्र होती है और श्वास नलियों फेफड़ों द्वारा विकसित रहते हैं। आपको पता होगा ही कि जो जलीय जीव होते हैं वह गिल्स के यानी कि मछली वगैरह किस तरीके से अपना सांस लेती है। हम लोग आंख में क्या होता है, नाक होती है जिसमें छिद्र होता है, इस तरीके से हम लोग सांस वगैरह लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग और स्थलीय जीव और जो भी जलीय जीव होते हैं इस प्रकार से अपना श्वसन वगैरह करते हैं। क्लियर? चलिए आगे समझिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही खास है और बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब है। चलिए क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। देखिए, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। इसमें अंतर क्या है, आखिर में क्या अंतर है और किसमें अवायवीय श्वसन होता है, यह भी प्रश्न पूछ रहा है। सो आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, ये बड़ा ही खास है। हम लोग पढ़ते थे सर, सबसे ज्यादा इसी को पूछते थे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक ना? तो अभी समझ लीजिए क्या अंतर होता है। तो निम्नलिखित अंतर है। पहला, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला कारण ये हो गया कि वायु की अनुपस्थिति, ये उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन, जबकि अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन के अंतर्गत ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य में रहता है और शेष चरण माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्तित होती है। क्लियर? जबकि अवायवीय श्वसन में सभी क्रियाएं कोशिका द्रव में ही संपादित होती है। वायवीय श्वसन विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणुओं तथा गुद्देदार फलों में होता है। क्लियर? तो इस तरीके से वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपका अंतर होता है। और आपको कौन कौन सा जीव है, तो कवक हो गए, जीवाणु हो गए या गुद्देदार जो फल हो गए, इसमें आपको अवायवीय श्वसन होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बहुत सारा कम क्वेश्चन है, अब 2-3 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला है कि तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है, कैसे क्रिया करता है तंत्रिका उत्तक। अब देखिए तंत्रिका उत्तक के बारे में ये समझते हैं हम लोग। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? चलिए आइए समझते हैं। तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को संग्रह करते हैं, उन्हें पूरे शरीर में भेजते हैं, सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं, सूचनाओं के आधार पर निर्माण लेते हैं एवं निर्माण को मांसपेशियों तक भेजते हैं ताकि क्रिया हो सके। संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है, इससे वे छोटी हो जाती है। इनमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन पेशियों के आकार को बदल सकते हैं तथा तंत्रिकाओं से प्राप्त होने वाले विद्युत तंत्रिकाएं आवेग के अनुसार उनमें अनुक्रिया उत्पन्न कर सकती है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका आप लोग उत्तर लिखेगा कि तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है। तो इस प्रकार से तंत्रिका जो उत्तक है वो आपको क्रिया करती है। 1-2 बार जब आप इसे पढ़िएगा, इसे जब आप याद करिएगा तो पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक बार में आप समझेंगे तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या होता है। ऋतुस्राव, अब आइए समझते हैं ऋतुस्राव होता है वो क्या होता है, यानी कि मासिक धर्म जो होता है। चलिए तो देखिए, अंडोत्सर्ग के पूर्व गर्भाशय में परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले गर्भाशय का अंतःस्तर जिसमें रक्त वाहिकाओं का संपर्क होता है वह नष्ट हो जाता है। इस स्तर के स्थान पर नया स्तर बन जाता है, परंतु पुराना अंतःस्तर नष्ट हो जाने के बाद योनि द्वारा
से रक्त के रूप में 3 से 4 दिन तक बहता रहता है, इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। यानी आम भाषा में कहिए तो जो लड़कियों में होता है ऋतुस्राव, वो क्या होता है, जो पुराने जो ब्लड होते हैं उनके अंदर जो ये आपका होता है अंडोसर्ग में, गर्भाशय में क्या होता है, वो आपका जो रक्त होता है वो खराब हो जाता है। तो वो फिर वो 28 दिन के बाद से, यानी 1 महीना लगभग, हर महीने में 28 दिन के बाद से वो 3 से 4 दिन के लिए, कभी कभी किसी के लिए 7 दिन भी होता है, कोई लड़की के लिए, है ना, मैंने कि 3 से 4 या 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक ये सारा काम होता है। और 3 से 4 दिन या 7 दिन के अंदर में वो रक्त जो बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऋतुस्राव, मतलब इसलिए ऋतुस्राव ये होता है ताकि वो जो खराब रक्त है वो बाहर निकल सके। क्लियर? तो ये चीज आप लोग लिख दीजिएगा, आपको परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही खास है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि एक कोषीय एवं बहुकोषीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है, इसे आप लिख दीजिए। एक कोषीय और बहुकोषीय, एक कोषीय होते हैं और बहुकोषीय भी होते हैं। इसके जीवन, इसके जनन पद्धति, यानी किस प्रकार से जनन होती है, इसके जनन पद्धति में पूछ रहा है क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कोषीय जीवों में प्रायः अलैंगिक जनन ही होता है तथा अकेला जीव संतति उत्पन्न कर सकता है। बहुकोषीय जीवों में लैंगिक जनन भी होता है, जिसके लिए नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे मनुष्य ले सकते हैं, जानवर ले सकते हैं, इसमें जब तक एक मेल और फीमेल नहीं होगी, एक लड़का और लड़की, तब तक आपको जो होगी वह जनन यानी कि संतति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्लियर? इस प्रकार के जनन में डीएनए की प्रकृति का निर्माण होता है तथा इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होते हैं। एक कोषीय जीवों की जनन पद्धति से विभिन्नताएं के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। जो एक कोषीय जीव होती है उसमें विभिन्नताएं होने की जो संभावना होती है वह काफी कम होती है। क्लियर? चलिए अब आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही खास है और शायद इस वीडियो का और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया। आगे बात करेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की। अभी फिलहाल सभी सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम चलाएंगे, उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे थे और ऑब्जेक्टिव चलेगा भी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चलेगा। क्लियर? तो चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, और 28 नंबर आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी लास्ट रहेगा और यहाँ पे भी लघु उत्तरीय के लिए लास्ट रहेगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एक और रहेगा 29 और 30, 2 क्वेश्चन जिसमें से एक बनाना होगा। क्लियर? समझिए पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला के द्वारा इसे समझा दीजिए, उसका उदाहरण दे दीजिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग एक बार शेयर कर देंगे और एक बार हुंकार भर दीजिएगा। हाँ सर हम लोग डेली क्लास लेंगे और आप लोग आप चिंता मत कीजिए, डेली 6 बजे आइए और जबरदस्त आप शानदार और धमाल आप क्लास कीजिए। चलिए आपको लिखना होगा कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों का पोषी स्तर कहते हैं, यानी कि आहार श्रृंखला के इसी स्तर क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। एक मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में घास यानी कि प्रथम पोषी स्तर, ग्रास ऑफर यानी कि द्वितीय पोषी स्तर, मेढक जो तृतीय पोषी स्तर है, सर्प चतुर्थ पोषी स्तर है तथा बाज उच्चतम पोषी स्तर ये आपका होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे दीजिए। क्लियर? तो पोषी स्तर के बारे में आपने समझा कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का हस्तांतरण होता है और यह आहार श्रृंखला कि इन्हीं स्तरों को हम लोग पोषी स्तर कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने यहां पे समझ लिया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो आपको बखूबी और शानदार तरीके से बाबू लिख देना है। क्लियर? अब आइए बात करते हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे डीएलएस एजुकेशन या मंटू सर के नाम से है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डीएलएस एजुकेशन के नाम से है, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। और गूगल पे जाइए, सर्च करते हैं डीएलएस एजुकेशन गूगल पे, तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से। उस पर क्लिक कीजिए, उसमें सारा चीज दिया गया, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, न्यूज जो भी है सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको थोड़ी सी खर्च करना पड़ेगा। यही जो किताब हम लिखे हैं इसका मॉडल देखो, हम पीडीएफ जो देंगे उसमें क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये मॉडल पेपर, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव, यानी कि सभी सब्जेक्ट का, एक नहीं सभी सब्जेक्ट का। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना रुपया दीजिए, यानी कि पेमेंट कर दीजिएगा 249, ठीक है, 249 रुपए आपको पेमेंट करना है। क्लियर? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नंबर बता देते हैं 9801619013, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, अमेजोन पे जो भी है, आप इस पे पेमेंट करके
इसी पे स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ 5 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। अगर आपको हम पे विश्वास है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं विश्वास है तो आप हमारे फ्री भी आप यूज कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, मेरा फ्री में आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए। गूगल पे जाइए, वहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, वहां से भी तैयारी की। लेकिन पीडीएफ चाहिए तो, क्योंकि इस किताब का पीडीएफ चाहिए तो इतना आपको खर्च करना पड़ सकता है, कि भी ज्यादा नहीं है। अगर ये आप जो है खर्च अगर नहीं करते हैं, अगर फ्री में हम आपको दे देते तो देखिए इसमें मेरी तो नुकसान होती, क्योंकि मेरी भी संस्था है। और दूसरी चीज ये कि इसका आप वैल्यू नहीं रखते, जैसे फ्री में देते हैं और कुछ लोग पैसा ले रहे हैं, तो पैसे लेकर के अगर आप हम भी नहीं देते हैं तो इसमें वैल्यू जो होगा आपको इसका नहीं कर पाएंगे। और ये कभी 249 को भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको दे दी जा रही है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर पीडीएफ नोट सब कुछ मिल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कर रहे हैं पढ़ाई वैसे करिए, हम आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसे देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बता देते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। उसके बाद से जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर लगा दिया गया है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे है, तो आप लोग जल्दी से ये सर्च कीजिए। दूसरी चीज ये कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो टॉपर थे उनका कॉपी जो यहाँ पे लगा दिया है ओरिजिनल, जिससे आप देख सके कि टॉपर किस तरीके से परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। तो आप आकर के इस कॉपी को डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। आप भी इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, बिहार से जुड़ी जितने भी आपका न्यूज़ है, ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ से भी आप आकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव चाहिए आपको सब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका पूछेगा, है ना। तो फटाफट से आइए सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आसानी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सर्च करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही है। और धुरीना ऐप पे भी हम आ चुके हैं, तो धुरीना ऐप पे आप जा करके मेरा कोर्स बाई करके और कोर्स में आप जबरदस्त तरीके से आप धमालना चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में।